25 जून 1975 को देश में लगी इमरजेंसी को आज 40 साल पूरे हो गए हैं। एबीपी न्यूज इमरजेंसी पर शुरू हुई सीरीज में आपको इमरजेंसी के चश्मदीदों की जुबानी 40 साल पहले के उस दौर के किस्से सुना रहा है। आज सबसे पहले बात करते हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की। ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है और तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले। क्या कह, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। 62 साल के मुनव्वर राणा शायरी और साहित्य की दुनिया का वो नाम जो सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में मशहूर है। खूबसूरत सोच रखने वाले मुनव्वर राणा की शायरी सिहरन पैदा कर देती है। मुनव्वर ने कहा था कि शायरी के मायने यही हैं कि हम कहें और आप समझ लें। अगर इस बीच में डिक्शनरी खोलनी पड़े तो वो साहित्य नहीं हुआ। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले। ये गुनहगार पैगंबर नहीं। वाह मेरे आंसू कभी जेवर नहीं, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। वाह हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं। वाह ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं। वाह और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तुम्हें। इमरजेंसी के वक्त मुनव्वर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और सिर्फ 22 साल के युवा हुआ करते थे। उस दौर में जेल भी गए थे और घर से भी निकाले गए थे। हम वहाँ पर वक़्त नक्सल मूवमेंट में हम हुआ करते थे बंगाल में, तो जाहिर सी बात है कि नक्सल तो और भी ज़्यादा गुनहगार माने जाते थे। तो उस वजह से कई बार मुझे जाना पड़ा। तो कॉलेज लाइफ ही थी इसमें कि हम लोग शायर भी थे, जो हमारे सर्किल भी था, वो सब शायर, कवि, लेखक, पत्रकार इसी टाइप के सब नौजवान लोग थे, वही लिखते पढ़ते थे। तो हम लोगों की रुचि वही थी। कभी कोई पोस्टर लिख दिया तो उस पर हुकूमत नाराज़ हो गई, कभी कोई पोस्टर चिपका रहे थे तो उस पर नाराज़ हो गई, कभी मालूम हो गई स्कूल में अगर नारेबाजी ज़्यादा हो गई या हेडमास्टर के खिलाफ ज़्यादा बात कर ली तो साली फौरन पुलिस आ गई, पकड़ ले गई, उपद्रवी हैं, ये है, वो है, वो है। इमरजेंसी के ज़माने में आपको सख्ती करने के लिए ना आपकी माँ रह जाती है ना आपका बाप रह जाता है। इमरजेंसी आपकी माँ भी हो जाती है, आपके बाप भी बन जाती है। वो सिर्फ सख्ती करती है, आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाती। नहीं, वालिद साहब तो बहुत नाराज रहते थे। एक बार तो उन्होंने हमको घर से निकाल ही दिया था 1.5 साल के लिए। तो फिर मैं अपने ट्रकों में घूमता था, जाता ही नहीं था कलकत्ता, इधर उधर रहता था। 90 साल के गोपाल दास नीरज देश के जाने माने कवि हैं। गोपाल दास नीरज की कई कविताएं हिंदी सिनेमा के गीतों का हिस्सा भी रही हैं। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी जिंदगी की तरह। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। लेकिन आज हम गोपाल दास नीरज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो 40 साल पहले 25 जून 1975 को देश में लगी इमरजेंसी के गवाह हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और गोपाल दास नीरज कड़ी मनाही के बावजूद कवि सम्मेलनों में भाग ले रहे थे और अपनी कविताओं से इंदिरा गांधी को आंदोलन की आंधी से बचने की चेतावनी दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कवि सम्मेलन किया था
तो उन्होंने कहा अंग्रेजी बुलाया, डीएम ने कहा नहीं साहब तो उनके खराब पढ़ते हैं। बोले नहीं वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। मैं क्या साहब, मैं कितना पढ़ी थी, संसद जाने वाले राही कहना इंदिरा गांधी से बन न सकेगी दिल्ली भी जयप्रकाश की आंधी से। मैं कितना बहुत लिखी थी। ये तो मालूम है खामोश है बस्ती सारी, ये तो मालूम है खामोश है बस्ती सारी, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँची। एक दिन जब इमरजेंसी लगी थी तो दिन पत्रकारों जितने पत्र थे सबने ब्लैकआउट कर दिया था। मैंने कविता लिखी थी साहब, फूलों की आंखों में आंसू, उतरा है रंग बहारों का, लगता है आने वाला है फिर से मौसम अंगारों का। 75 साल के वसीम बरेलवी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उर्दू शायरी की दुनिया का वो हिस्सा है जिसका जिक्र किए बिना शायरी की बात पूरी नहीं होती। बरेलवी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। वाह 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 वाह। कि आप नाराज हों, रूठें, कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। वाह वाह वाह। ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं, ये सारे लोग मुझ पर इसलिए पत्थर उठाए हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इनसे क्यों नहीं डरता। 40 साल पहले देश में इमरजेंसी के वक्त भी बरेलवी मुशायरा कर रहे थे, लेकिन वो आम मुशायरा नहीं था। बरेलवी बताते हैं कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस के नेता और यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा से जब किनारा कर लिया गया था तो लोग उनसे बात करने में भी कतराते थे, और मुशायरे के शौकीन हेमवती नंदन बहुगुणा भीड़ में भी सबसे पीछे बैठकर मुशायरा सुनने आए थे। मुझे आज तक याद है कि रेडियो ने मुशायरा किया इलाहाबाद में, तो उसमें सारे उस वक्त के जितने बड़े शायर थे सब मौजूद थे। तो चूंकि बहुगुणा जी के ऊपर सख्ती थी और बहुगुणा जी हटा दिए गए थे, मगर चूंकि उनको उर्दू का बड़ा शौक था और उर्दू शायरी की बड़ी इज्जत करते, उर्दू शायरों की बड़ी इज्जत करते थे, उर्दू शायरी पसंद करते थे। तो मैंने देखा इस पर पीछे बैठे, मैंने क्या और लोगों ने भी देखा होगा कि बहुगुणा जी पीछे बिल्कुल पिछली सीट पर आके बैठ गए सिर्फ सुनने के लिए, शौक था उनका। और तमाम लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। जब मुझे पढ़ने का मौका नंबर आया मेरा, तब मुझसे रहा नहीं। तो मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि उर्दू शायरी का आशिक, उर्दू का पुरस्कार हेमवती नंदन बहुगुणा जी वो आए हैं और खामोशी से पीछे बैठ गए। ये उर्दू की महफिल है, मैं उर्दू वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तालियां बजा कर वहाँ बुलाए जाए, इनका हक बनता है। अब वो बेचारे बतेरा बैठ रहे हैं, लेकिन वो सब लोग दौड़े नहीं। और वो साहब आगे बैठे और वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जुटा एक एक करके वहाँ से। तो ये खौफ की फजा थी कि जिसको आप नापसंद कर रहे हैं उस आदमी से कोई बात भी करना नहीं चाहता। 66 साल के नंदकिशोर गर्ग दिल्ली बीजेपी का जाना माना चेहरा है। नंदकिशोर गर्ग दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। दिल्ली से बीजेपी के पूर्व विधायक नंदकिशोर गर्ग इमरजेंसी के वक्त सिर्फ 26 साल के थे, जब उन्हें करोल बाग में सत्याग्रह से उठाकर तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 15 में डाल दिया गया था। 25 की रात को हम रामलीला मैदान के बहुत बड़ी सभा से हम लोग आए थे, रात को थक थक आके 10-11 बजे। तो सुबह मुझे 8:30 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए हैं और इमरजेंसी लग गई है। तो हमारे दिल्ली के संगठन मंत्री धनराज ओझा जी होते थे उस समय, वो मेरे पास आए 9:30 कि ना भाई ऐसे ऐसे है, जो गिरफ्तार हो गए उनके घरों की देखभाल करो और बाकी लोग बचो और आंदोलन की तैयारी करने के लिए बैठकें शुरू करनी। तो हमने उसमें नौजवान थे हम, हमारी उम्र उस समय 26 साल ही थी।
72 में MSc करके विद्यार्थी आंदोलन से जुड़े हुए थे, परंतु नवंबर के बाद पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। फिर 20 दिसंबर को सत्याग्रह पंजाबी बाग किया, यहाँ अरेस्ट उन्होंने नहीं किया, तो 21 को हमने करोल बाग अजमल खां रोड जाके अपनी गिरफ्तारी दी और तिहाड़ जेल में वार्ड नंबर 15 में। 69 साल के रामविलास पासवान मोदी सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं। बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे हैं, लेकिन बात आज इमरजेंसी के उस दौर की जब रामविलास पासवान 29 साल के युवा थे और लोक दल के महासचिव हुआ करते थे। रामविलास पासवान ने इमरजेंसी को अपनी आंखों से देखा और भुगता है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी की खबर लगते ही पासवान को अपने घर से भागना पड़ा था। इमरजेंसी लगने के दिन से शुरू हुई पासवान की दौड़ खत्म नहीं हुई। बिहार से लेकर नेपाल तक रामविलास पासवान बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और तमाम साथी नेताओं के साथ या तो भागते रहे या पुलिस से बचकर बैठक में योजना बनाने में लगे रहे। एक दिन जो है एक अद्भुत कहानी याद आई है कि यहाँ किंग वीरेंद्र से और इंदिरा गांधी में समझौता हो गया, पैक्ट हो गया। तो वहाँ जो सीईओ होता था, सर्किल अफसर, वही पावरफुल होता था, राजा का बिल्कुल नज़दीकी होता था। तो उसने आकर के हम लोगों से कहा कि देखिए समझौता हो गया है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो किसी भी समय में गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिर कर्पूरी जी ने कहा कि एक ऐसा करते कि एक बैठक बुला लेते हैं, और वो बैठक जो रखा गया कि बीच में नदी थी। तो ऐसा हुआ कि नदी के उस पार रखें कि पुलिस जब आवेगा तो नदी पार करके आना पड़ेगा। और एक लड़का को उन्होंने कहा दिया कि तुम एक काम करो कि तुम यहीं रहो, और जब पुलिस आवे तो तुम हमको बतला देना, और टॉर्च उसके हाथ में था कि टॉर्च से बतला देना कि तो हम समझ जाएंगे कि पुलिस आ गई है। तो हम लोग वहाँ जा कर के मीटिंग में बैठ गए। 45 मिनट हुआ होगा कि टॉर्च का रोशनी आना शुरू हो गया। उसके बाद है कर्पूरी जी की मीटिंग खत्म, चलो सब लोग। अब हम लोग सब वहाँ से भागते मतलब करीब रात का 2 बज गया। कर्पूरी जी थक गए। कर्पूरी जी बोले कि अब हमसे पार नहीं लगेगा। बगल में जो गांव था बोले कि अब वहीं चलते हैं, पुलिस आवे पकड़े या जो करे अब तो वहीं रहेंगे। हम लोग सो गए। सोने के बाद सवेरे जो है सब लोग जो है 8 बजे करीब नींद टूटी। 8 बजे सब लोग उठे, कर्पूरी जी वगैरह भी। तो कर्पूरी जी दतमन कर रहे थे, तब तक में वो लड़का आया तो कर्पूरी जी ने कहा हम लोग भी थे। बोला क्या हुआ? तो बोला सर कुछ नहीं हुआ। तो कहा तुम टॉर्च दे रहे थे? कहा सर हम तो टॉर्च दे रहे थे, कोई नहीं है। कर्पूरी जी फायर हो गए, बेहुदा कहीं का, बदमाश कहीं का। भर रात हम लोगों को दोहराते रहा, और जा करके जो तुमको सबने कहा था कि जब कोई आवे तब टॉर्च की रोशनी देना, तो कहा कोई नहीं था इसलिए हम दे रहे थे। संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक-टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वही बातें लिखी पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। इमरजेंसी के 40 साल पूरे हो रहे हैं, और इस दौरान जो नेता जिन्होंने इमरजेंसी का कड़ाई से विरोध किया था, ऐसे ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, जो कि बिहार की राजधानी पटना में इमरजेंसी के खिलाफ छात्र आंदोलन और जेपी आंदोलन के जरिए कड़ा विरोध कर रहे थे। रविशंकर जी, अगर 40 साल पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए तो ऐसी कौन सी जहन में बात है आपके जो अभी भी जिंदा है? आपके दर्शकों को बताना जरूरी है, लालू जी उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी महामंत्री थे, और मैं एक सहायक महामंत्री था। वो काफ़ी वरिष्ठ थे, लॉ में अंतिम वर्ग में थे। हम लोगों ने छात्र आंदोलन शुरू किया था, और मुझे 4 नवंबर 74 की विकास जी पटना गांधी मैदान की बड़ी सभा याद है, जहाँ पर जेपी को लाठी लगी थी। हम लोग सब लोग उनके साथ थे,
और धर्मवीर भारती की कविता पढ़ी गई थी। कुछ आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। उसको मुनादी कहते हैं, डुगडुगी। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खास व आम को आगाह किया जाता है कि वो खबरदार रहे, गिरा ले अपनी खिड़कियों के पर्दे और अपने बच्चों को सड़कों पे अकेला न छोड़े, क्योंकि एक 74 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती थरथराती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। अब इस कविता की आप मजबूती देखते हैं, तो हम लोग उस प्रेरणा से आए थे। मुझे याद है मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटे छोटे स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए थे। ये आपके दिल्ली में कितना अत्याचार हुआ था। मुझे याद है कि 18 मार्च को पटना में प्रदर्शन था, पहली बार लाठी का स्वाद चखा, बहुत कस के लाठी लगी थी, गिर गए थे हम सुशील मोदी दोनों, 3-4 लाठियाँ पीछे लगी थी, बहुत दुबले पतले थे, बेहोश हो गए थे, फिर खड़े हुए। तो ये सब अनुभव आज आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन सबसे संतोष इस बात का है कि मुझे लोकनायक जयप्रकाश ऐसे महान भारत के सपूत नेता के साथ काम करने का सौभाग्य मिला।